हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस की मिसलेनियस कंसेप्ट्स। पिछले वीडियोस में हम सब समझा चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द रिलेशन f इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x इज फ्रॉम 0 to 3 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3x व्हेन x इज फ्रॉम 3 to 10। आपको बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, राइट। तो हमने पढ़ा था फंक्शंस स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशंस होते हैं, ऐसे रिलेशंस जिसमें डोमेन का हर एलिमेंट रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड हो, उसको फंक्शन कहते हैं, उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। तो मुझे चेक करके बताना है ये फंक्शन है कि नहीं। इसी तरीके से ये भी फंक्शन है या नहीं। पहले आप इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन का मीनिंग क्या है। तो देखिए, ये फंक्शन डिफाइन है नंबर लाइन 0 से 10 तक, ठीक है। तो ये पॉइंट है 0 और ये लाइन है, ये पॉइंट है 10। इतने में फंक्शन आपका डिफाइंड है, ओके। और उसके बीच में एक पॉइंट है 3, और पॉइंट 3 पर जो फंक्शन है वो बाइफरकेट होता है। ये बाइफरकेटिंग फंक्शन है, यानी इसके दो अलग अलग रूप हैं। 0 से 3 तक फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, 0 से लेकर 3 तक फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, और 3 से लेकर 10 तक फंक्शन की वैल्यू है 3x। तो ऐसे फंक्शन को हम बाइफरकेटिंग फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन है क्या? ये फंक्शन होगा अगर हर x की वैल्यू के लिए सिर्फ एक y की वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। अगर एक x की वैल्यू के लिए 2 y की वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। x की वैल्यू तो 0 से 10 तक सारे रियल नंबर हैं, और y की वैल्यू क्या है? 0 से 3 तक y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 3 से 10 तक y की वैल्यू है 3x। तो एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं, क्वेश्चन हम प्रॉपरली करेंगे, पहले एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अगर मैं x की जगह 0 पुट करूंगा लेट अस से, तो मुझे y मिलेगा 0 का स्क्वायर 0, तो x 0 पर y 0 आ गया। अगर मैं x1 पुट करूंगा तो मुझे y मिलेगा y 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं x पुट करूंगा 2 तो मुझे y मिलेगा 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4, ठीक है कि नहीं। और जब मैं x पुट करूंगा 3 तो 3 पुट करने पे मुझे 3 स्क्वायर मिलेगा। पर बात यह है कि x बराबर 3 पर, यहाँ भी x बराबर 3 है और यहाँ पर भी x बराबर 3 है। x बराबर 3 पर फंक्शन की दो अलग अलग वैल्यूज हैं, एक्स स्क्वायर भी है 3x भी है, ठीक है। तो जब मैं 3 पुट करूंगा तो इसमें भी करूंगा, इसमें भी करूंगा, राइट। अब ये 3 पुट करेंगे यहाँ अगर, तो 3 स्क्वायर 9 आ गया, और 3 अगर मैं पुट करूंगा यहाँ तो 3 3 9 आ गया, यानी कि दोनों से मुझे सेम ही आंसर मिल रहा है। तो अच्छी बात है, ये x की एक वैल्यू के लिए y की एक ही वैल्यू आनी चाहिए। सपोज कीजिए इससे अलग आंसर मिल जाता और इससे अलग आंसर मिलता, तो आप कहते हैं फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि डोमेन के एक एलिमेंट के लिए रेंज की दो वैल्यूज आ गई तो फंक्शन नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से जब आप 4 वैल्यू के लिए चेक करेंगे तो आप इसमें पुट करेंगे y के लिए 3 4 12, फिर 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये तो मैंने सिर्फ आपको इंटीजर्स पुट करके दिखाए हैं, और डेसिमल वैल्यूज भी हैं, तो सब तो पुट नहीं कर सकते। तो इन जनरल चेक करने के लिए कि ये फंक्शन है या नहीं, हम क्या करते हैं, जो ये पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन होता है जहाँ पर एक्स फंक्शन की दो वैल्यूज हैं, एक्स स्क्वायर भी है 3x भी है, जस्ट उस पॉइंट के लिए आप चेक करिए, जस्ट उस पॉइंट के लिए, ठीक है। वहीं पे चांसेस हैं कि ये फंक्शन ना हो, तो जस्ट वो पुट करके देखिए। अगर उस पॉइंट के लिए सेम ही वैल्यू आ रही है, जैसे अभी इस केस में आ रही है, तो वो फंक्शन है। पर अगर सेम वैल्यू ना आए तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बेसिक वीडियो में बताया, x की एक वैल्यू के लिए y की दो वैल्यू नहीं आ सकती। तो यहाँ तो x की वैल्यू 3 के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है, और वो है 9, चाहे आप पहले फार्मूले में पुट करें चाहे दूसरे में, ठीक है। पहले फंक्शन के इस इक्वेशन में पुट करें चाहे दूसरे में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इक्वल टू 3x। अब दूसरा वाला भी देख लेते हैं, फिर प्रॉपर सॉल्यूशन पे जाएंगे। यहाँ पर भी सेम ही है, पर यहाँ जो पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन है वो 3 की जगह 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 की जगह 2 लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। सो ये आपकी नंबर लाइन है और यहाँ पॉइंट है 2, ठीक है। तो आप देखिए वही सारी बात है, आप 0 से लेकर 2 तक
पुट करेंगे तो इसमें, और 2 से लेकर 10 तक पुट करेंगे तो इसमें, ये इसका मतलब है, ठीक है। पर जब आप 2 पुट करेंगे तो आपको इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। रीज़न ये कि x बराबर 2 पर वैल्यू x² भी है और x बराबर 2 पर वैल्यू 3x भी है, फंक्शन की वैल्यू x² भी है और 3x भी है। तो जब आप x² में x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3x में जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। यानी एक ही वैल्यू 2 के लिए आपको दो वैल्यू मिली। आपको मिला 4 अगर आपने इसमें पुट किया, और आपको मिला 6 अगर आपने इसमें पुट किया। और क्यों हम 2 में पुट कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ लिखा है x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू x² भी है और x बराबर 2 पर फंक्शन की वैल्यू 3x भी है। यहाँ पर भी था, पर यहाँ 2 नहीं था, यहाँ 3 था। तो 3 पुट कर रहे थे तो 3 का स्क्वायर 9, और ये पुट कर रहे थे तो 3 3 9 आ रहा था। तो दोनों ही सेम थे, पर इसमें सेम नहीं है। तो पहला वाला तो फंक्शन हो गया, पर दूसरा वाला फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक डोमेन के लिए दो एलिमेंट्स हैं रेंज में। कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो अब इसी कंसेप्ट को हम बस लिख के दिखा देंगे, समझा देंगे, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। हमने कहा fx = x² 3x, वही इंटरवल्स दिए हुए 3 पे चेक कर रहे हैं। तो इसमें जब x की वैल्यू 3 पुट की तो 9 आया, इसमें भी जब x की वैल्यू 3 पुट की तो 9 आया। 3 × 3 9, दोनों से वैल्यू सेम आई, f3 9 आ गया। सो हमने कहा इवन एट द पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन, बाइफर्केशन के पॉइंट पर 3 हैज़ ओनली 1 इमेज, एक ही इमेज 3 की थी, यानी 3 सिर्फ एक से ही कनेक्ट हुआ और वो है 9 से, और किसी से वो कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन में फिट बैठता है, ठीक है बेटे। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे हमने क्या देखा कि अगर मैंने पॉइंट ऑफ बाइफर्केशन 2 पुट किया इसमें तो 2 स्क्वायर आया 4, और जब इसमें पुट किया तो 2 3 आया 6। तो जो हमने x की वैल्यू 2 ली उसके लिए y की दो वैल्यू आ गई, 4 भी आ गया 6 भी आ गया। सो 2 हैज़ 2 इमेजेस, 2 की 2 इमेजेस हो गई, जो कि फंक्शन के डेफिनेशन के अगेंस्ट है। फंक्शन की डेफिनेशन है कि एक x की वैल्यू के लिए एक ही इमेज बननी चाहिए, यहाँ पे 2 बन गई। तो आप कहेंगे कि gx फंक्शन नहीं है, ये जस्ट एक रिलेशन है। आई होप क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो एक फंक्शन दिया है fx = x², कहते हैं इसकी वैल्यू निकालिए। तो f1.1 का मतलब है जहां x है उसकी जगह 1.1 पुट करना है, ठीक है। f1.1 का मतलब है जहां x है उसकी जगह 1.1 पुट करना है, तो यहाँ आएगा 1.1 का स्क्वायर, माइनस f1 का मतलब है जहां पर x है उधर 1 पुट करना है। तो x की जगह यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही है। तो यहाँ 1.1 का स्क्वायर जो आएगा 1.21, यहाँ पर 1, और नीचे कुछ f नहीं है, नीचे सिंपल है 1.1 माइनस 1, 1.1 माइनस 1 इज 0.1। तो फिर उसको सिंप्लीफाई कर देना है। ये क्वेश्चन 1-2 मार्क्स में आ सकता है। तो देखिए f1.1 का मतलब है 1.1 का स्क्वायर, माइनस f1 का मतलब है 1 का स्क्वायर, अपॉन 1.1 माइनस 1 इज 0.1। आगे 1.1 स्क्वायर इज 1.21, 1 स्क्वायर इज 1, नीचे 0.1, 1.21 में से 1 माइनस हुआ 0.21 अपॉन 0.1, सीधा सीधा कैलकुलेशन आता है तो 2.1 आ जाएगा, 2.1। और अगर नहीं आता तो 0.21 को आप 21/100 लिख सकते हैं, 0.1 को आप 1/10 लिख सकते हैं। फिर इस एक ज़ीरो से ये एक ज़ीरो कट जाएगी, तो 21/10 बचेगा 2.1, ठीक है। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डोमेन रेंज आपको याद होगा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसका डोमेन बताना है। तो जब मैं आपको डोमेन पढ़ा रहा था डोमेन वाले वीडियो में, तो मैंने आपको ये बात सिखाई थी कि डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात बताई थी कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। बस 2 ही बातों का ध्यान रखना है। सारी x की वैल्यूज आप इसमें पुट कर सकते हैं, बस ये बात ध्यान रखनी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। और कोई स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन हो, जैसे अगला वाला स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म नहीं आनी चाहिए, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो इस वाले क्वेश्चन में तो स्क्वायर रूट है नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है। तो इसका डोमेन निकालते समय हम कहेंगे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका जो डिनोमिनेटर है x² - 8x + 12 वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए -8x को हमने लिखा -6x - 2x, मिडल टर्म स्प्लिट कर दी है, इसमें कोई सिखाने वाली बात नहीं है। -6x × -2x,
12x² बन ही जाना है और -6x - 2x - 8x हो गया। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। इसमें x कॉमन लिया पहले दो में, इनमें -2 कॉमन लिया, माइनस जब भी कॉमन लेते तो प्लस वाली चीज़ नेगेटिव बन जाती है। x - 2x - 6 दोनों में ही x - 6 है, इधर लिख दिया, x - 2 इधर लिख दिया, नॉट इक्वल टू 0, इक्वल नहीं है 0 के। तो x - 2 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x 2 के इक्वल नहीं है। अब जैसे यहाँ इक्वल होता तो क्या आंसर आता है, x 2 के इक्वल है, पर यहाँ इक्वल नहीं है तो आंसर आएगा x 2 के इक्वल नहीं है। ऐसे ही x 6 के इक्वल नहीं है। समझ गए? यानी कि आपके डोमेन में कोई भी रियल वैल्यू आप ले सकते हैं, पर x 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए और x 6 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर x 2 और 6 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। आप चाहे तो पुट करके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है। अगर ये नहीं आता क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो 10th क्लास के उसमें प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा आपको, वहाँ पे ढंग से सीख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहा है बताइए डोमेन क्या है और रेंज क्या है इस फंक्शन का। √x - 1 का डोमेन और रेंज बताइए। पिछले में सिर्फ डोमेन पूछा था, इसमें रेंज भी पूछा है, रेंज यानी y की वैल्यू। ठीक है, शुरुआत करते हैं y या fx। तो पहले डोमेन कैसे सिखाया है, रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो रूट के अंदर वाली टर्म या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ी है, सीधी सी बात है। ठीक है, -1 को लेफ्ट में ले गए 1 और ये लेस देन इक्वल टू वही सिंबल x। तो x की वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है या 1 से बड़ी है। तो 1 के इक्वल है इसलिए क्लोज ब्रैकेट 1, और 1 से बड़ी इन्फिनिटी तक जाएगी, टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी की तरफ हमेशा राउंड ब्रैकेट आते हैं क्योंकि इन्फिनिटी कभी भी अटेन नहीं कर सकता फंक्शन। इन्फिनिटी तक जाने का प्रयास कर सकता है, इन्फिनिटी तक पहुंच नहीं सकता। तो जब आप किसी नंबर तक पहुंच नहीं सकते तो उधर राउंड ब्रैकेट। अब इधर तो क्लोज क्यों है कि x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ जाएगी, पर इन्फिनिटी पे राउंड। ठीक है, अब रेंज निकालना है तो fx की जगह y लिख दीजिए। अब y की वैल्यू निकालिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि y है √x - 1। अब डोमेन में x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। अगर आप यहाँ x को 1 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 0, 2 पुट करोगे तो y आ जाएगा 1, 3 पुट करोगे तो y आ जाएगा √2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। यानी y की सबसे छोटी वैल्यू 0 ही होगी और बड़ी से बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी तक वो अप्रोच कर सकता है। तो रेंज हो गया क्लोज इंटरवल 0 से लेकर ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। फिर से 1 या 2 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा इसकी वेटेज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन fx इक्वल टू मॉड्यूलस x - 1 की डोमेन और रेंज बताइए। तो फिर से डोमेन निकालते समय हमेशा देखिए स्क्वायर रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर रूट है नहीं, और डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, 0 होने का सवाल ही नहीं है। तो फिर यानी इसमें डोमेन निकालते समय हमको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसमें डोमेन में रियल नंबर की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, यानी इसका डोमेन हो गया रियल नंबर, राइट। तो डोमेन जस्ट रियल नंबर। रेंज क्या होगा, हमने पढ़ा है ग्राफिकल स्टडीज ऑफ फंक्शन में कि मॉडुलस फंक्शन जो होते हैं वो या तो 0 या 0 से बड़े होते हैं। तो अगर आपने यहाँ रियल नंबर की कोई भी वैल्यू पुट की, लेट अस से 1 पुट किया, तो 1 - 1 0 आ जाएगा, मॉडुलस 0 इज 0, यानी कि जो y की वैल्यू है या fx की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। सपोज कीजिए आपने यहाँ -100 पुट किया x की जगह, तो -100 - 1 होगा -101। मॉडुलस के अंदर -101 हो जाएगा +101, क्योंकि मॉडुलस नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनाता है। तो आंसर कितना आया 101। इससे आपको ये बात समझ आ गई होगी कि आप x की जगह पॉजिटिव पुट करें या नेगेटिव पुट करें, फंक्शन की वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी या 0 रहेगी मिनिमम। तो इसका जो रेंज है वो है क्लोज इंटरवल 0 से लेकर ओपन इंटरवल इन्फिनिटी तक। फिर से 1 मार्क्स का ही ये क्वेश्चन है या मैक्सिमम 2 मार्क्स, इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, तो फंक्शन दे दिया है आपको, फंक्शन x, x² / 1 + x², ये जो बाद वाली टर्म होती है यही y होती है बेटे। ठीक है, तो ये आपका y है। बी अ फंक्शन फ्रॉम r × r से r में है फंक्शन,
डिटरमाइन द रेंज, डोमेन नहीं पूछा है, रेंज बतानी है। डोमेन क्यों नहीं पूछा है? क्योंकि यहाँ पहले ही दे दिया कि x कोई रियल नंबर है, x की वैल्यूज ही डोमेन होती हैं, तो इसका डोमेन तो सारी रियल नंबर वैल्यूज हो गई। रेंज क्या है, यानी ये जो y की वैल्यू है ये मैक्सिमम कितनी और मिनिमम कितनी हो सकती है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, राइट। तो y बराबर है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो मुझे y की वैल्यू निकालनी होती है रेंज के लिए। मैं इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ले गया लेफ्ट में, ठीक है। तो y इंटू 1 y हो गया, y इंटू एक्स स्क्वायर हो गया y एक्स स्क्वायर। फिर इस y एक्स स्क्वायर को ले गया मैं राइट में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर हो गया राइट में, लेफ्ट में ये y ऐसे का ऐसा। इन दोनों में एक्स स्क्वायर ले लिया मैंने कॉमन, दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट में आया 1 माइनस वाई। अब इस 1 माइनस वाई को मैंने भेज दिया डिवाइड में, तो y अपॉन 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई। अब आती है बात y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना है, यानी कि y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर बराबर है इस पूरी टर्म के, और क्या स्क्वायर टर्म कभी भी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती, स्क्वायर टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मिनिमम ये या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। तो हमने लिखा कि y अपॉन 1 माइनस वाई या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। मेरी बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव, राइट, या 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव या 0 भी हो सकती है, और नीचे वाली टर्म भी पॉजिटिव होगी। नीचे वाली टर्म तो 0 हो नहीं सकती, इसलिए आप यहाँ देख रहे हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0, बट डिनोमिनेटर इज जस्ट ग्रेटर देन 0, इट कांट बी 0। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो ये ठीक है, माइनस वाई को लेफ्ट में लिया है, माइनस वाई को लेफ्ट में लिया है, बन गया वाई लेस देन 1। अच्छा एक बात, क्यों सर नीचे वाला भी 0 से ज़्यादा, ऊपर वाला भी 0 से ज़्यादा? अभी हमने बात क्या करी? हमने बात करी कि ये पूरी की पूरी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए। ये पूरी टर्म तभी पॉजिटिव होगी जब ये भी पॉजिटिव हो और जब ये भी पॉजिटिव हो, तभी तो पॉजिटिव होगा। इसलिए ये टर्म 0 या 0 से बड़ी और डिनोमिनेटर 0 से बड़ा, राइट। माइनस वाई को लेफ्ट में लाए, वाई लेस देन 1 हो गया। इधर से क्या पता चला कि y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है और y की वैल्यू 1 से छोटी भी है, ठीक है। दोनों बातों को मिलाया तो क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1 तक। अब यहाँ कुछ बच्चे लॉजिक भी ये देते हैं, सर आपने सही कहा ये टर्म हमेशा पॉजिटिव या 0 होनी चाहिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर वाली टर्म भी नेगेटिव और नीचे वाली टर्म भी नेगेटिव, तब भी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा? तो एक बार चेक करते हैं। अगर ऊपर वाली टर्म नेगेटिव है तो हम लिखेंगे y इज लेस देन इक्वल टू 0, 0 भी हो सकती, वो तो है ही, y इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर मस्ट ऑल्सो भी लेस देन इक्वल टू 0। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी कुल मिला के चीज़ पॉजिटिव होगी। देखो आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है लॉजिक में तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए, पर ये बड़ा ज़रूरी है। बच्चों का प्रश्न होता है सर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये पॉजिटिव होगा, मानते हैं। दोनों नेगेटिव होंगे तब भी तो पॉजिटिव होगा, वो केस आपने क्यों नहीं स्टडी किया? इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। तो अगर ये y 0 या 0 से छोटा यानी नेगेटिव हो या 0 हो और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो, तो ऊपर से तो आ गया कि y 0 या उससे छोटा होना चाहिए, और इससे क्या आया कि माइनस वाई को उधर भेज दिया तो प्लस वाई हो गया। इससे आया कि y 1 से बड़ा होना चाहिए। अब ये देखिए ये विरोधाभास है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि y 0 या उससे छोटा होना चाहिए, पर दूसरी स्टेटमेंट कहती है y 1 से बड़ा होना चाहिए। अब ऐसा नंबर हम कहाँ से लाएं जो 0 से भी छोटा हो और 1 से भी बड़ा हो? 0 से छोटा होगा तो 1 से बड़ा कैसे होगा? यानी ये कंडीशन होना ही संभव नहीं है कि ऊपर भी नेगेटिव और नीचे भी नेगेटिव, ऐसा होना संभव नहीं है। तो जो संभव है वही आपका आंसर है और ये कंडीशन संभव ही नहीं है, ठीक है। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि दो फंक्शन है f और g रियल नंबर से रियल नंबर पे, ठीक है, बी डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय fx है x+1 और gx है 2x - 3। कहते हैं f + g निकाल के दिखाओ। f + g कुछ नहीं करना, दोनों को ऐड कर देना बस। 2x + x 3x 1 - 3 - 2, काम खत्म, ठीक है। यानी फंक्शंस को ऐड किया जा सकता है, ये कहने का मतलब है।
एफ माइनस जी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, एफ बाई जी एक्स प्लस 1/2x-3। कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ हो रखा है। एफ प्लस जी एक्स को आप लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स आंसर आ जाएगा। एफ माइनस जी एक्स को आप लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स, सब्ट्रैक्ट कीजिए आंसर आ जाएगा। नहीं बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। एफ बाई जी एक्स होता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स, काम खत्म। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक फंक्शन दिया है बेटा, इंटीजर से इंटीजर को है फंक्शन, यानी डोमेन एलिमेंट्स भी इंटीजर में है, रेंज एलिमेंट्स भी इंटीजर में। फंक्शन है 1 1 2 3 0 -1 -1 -3। कॉमा के पहले वाली टर्म x होती है, कॉमा के बाद वाली टर्म y होती है, या फिर उसको fx भी कह सकते हैं। तो x1 है fx1 है, x2 है fx3 है, x0 है तो fx -1 है, x -1 है तो fx -3 है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कहते हैं fx बराबर है ax प्लस b के। जो बच्चे कॉमर्स में हैं, ये इकोनॉमिक्स में, और जो बच्चे फिजिक्स में, उन्होंने पढ़ा होगा ये लीनियर फंक्शन कहलाता है। fx इक्वल टू ax प्लस b, लीनियर फंक्शंस। सो यहाँ पर a और b आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। कहते हैं a और b निकाल के दिखाओ, बड़ा सिंपल सा काम है। x तो ये हो गए कॉमा का पहले वाला टर्म, और fx हो गया कॉमा के बाद वाली टर्म। तो कोई भी वैल्यूज ले लीजिए, इक्वेशंस बनेंगे, आंसर आएगा। प्रॉपर सॉल्यूशन देख लेते हैं, समझाने का काम मैंने कर दिया है। fx को मैंने y लिख दिया बेटे, ठीक है ना। तो अगर मैं पहला पॉइंट लूँ, पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है x की वैल्यू 1 है और fx की वैल्यू 1 है। तो मैं इस इक्वेशन में x की जगह भी 1 पुट कर दूंगा, y की जगह या fx की जगह भी 1 पुट कर दूंगा। तो 1 इक्वल टू a इंटू 1 a प्लस b आ जाएगा। फिर आप ये भी पुट कर सकते थे, पर मैंने ये पुट किया क्योंकि इससे काम आसान हो जाएगा। x 0 है इसमें, ठीक है। तो x 0 y -1। अब देखो x 0 पुट करेंगे y -1, तो -1 इक्वल टू, इसमें पुट कर रहा हूँ, -1 इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b। a इंटू 0 इज 0, b की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरीके से आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगी, a प्लस बी 1 है और b -1 है। b की वैल्यू -1 इसमें पुट कर दीजिए, तो a -1 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ में आया। तो आपको फंक्शन का एक मतलब ax प्लस बी टाइप में दे दिया, एक फार्मूला टाइप बना के दे दिया। इसमें आपने x की वैल्यू 1 पुट की, y की वैल्यू 1 पुट की, फिर x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू -1 पुट की। आपका मन करता है x को 2 पुट कीजिए, y को 3 पुट कीजिए। इसमें कुछ ऐसा मेमोराइज करने जैसा नहीं है। जब आप पुट करेंगे तो a और b की फॉर्म में इक्वेशन बनेंगी, उन्हें सॉल्व कीजिए, लीनियर इक्वेशन है, तो आपका a और b निकल कर आएगा। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और 12th क्लास में भी चैप्टर है आपके पास रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये आपको एक अच्छा सा प्रीव्यू मिल जाएगा 12th क्लास का कैसा है रिलेशन टॉपिक। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए बी, यानी ए बी के बीच में पेयर है, ए बी नेचुरल नंबर है, एंड ए इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ए बी के बीच में रिश्ता क्या है कि ए बराबर है बी स्क्वायर के। अगर ए बी स्क्वायर के बराबर है तो ए बी में पेयर बनेगा। समझ गए कि नहीं। जैसे कि आपको बता देते हैं, 4 का पेयर बनेगा 2 के साथ। क्यों 4 का पेयर बनेगा 2 के साथ? क्योंकि 4 बराबर होता है 2 स्क्वायर के। बोलो हाँ या ना। 4 बराबर है 2 स्क्वायर के, तो 4 और 2 का रिलेशन होगा। कोई कहे 4 3 का रिलेशन होगा क्या? नहीं, क्योंकि 4 3 स्क्वायर के बराबर नहीं होता। 1 1 का रिलेशन होगा, हाँ, क्योंकि 1 1 स्क्वायर के बराबर होता है। 9 3 का रिलेशन होगा, हाँ, 9 3 स्क्वायर के बराबर होता है। ऐसे किसका रिलेशन बनेगा किसका नहीं वो आप जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या पूछ रहे हैं आपसे, क्या हर ए का ए से रिलेशन होगा, हर ए का ए से रिलेशन होगा, हर ए का, और वो ए नेचुरल नंबर होने चाहिए। हर ए का क्या ए से रिलेशन होगा? देखिए 1 का 1 से रिलेशन है क्या? हाँ है, क्योंकि 1 बराबर होता है 1 स्क्वायर के, तो 1 का 1 से रिलेशन है। पर उसने कहा है फॉर ऑल ए, हर नंबर का खुद से रिलेशन होगा क्या? क्या 2 का 2 से रिलेशन बनेगा? जवाब है नहीं, 2 का 2 से रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि 2 2 स्क्वायर के बराबर नहीं होता। क्या 3 का 3 से रिलेशन बनेगा? नहीं, क्योंकि 3 3 स्क्वायर के बराबर नहीं होता। तो आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि सिर्फ और सिर्फ 1 का ही 1 से रिलेशन होता है। उसने कहा था क्या हर ए का ए से रिलेशन होगा, जहां ए नेचुरल नंबर है सारे के सारे।
नहीं, सबके लिए बात सच नहीं है, तो आप कहेंगे ये बात नहीं सच है। ठीक है, तो हमने कहा ये बात फॉल्स है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप a की वैल्यू 3 लेकर देखिए तो 3 का 3 से रिलेशन नहीं है, क्योंकि 3 स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। समझ में आई बेटे बात? 3 स्क्वायर के बराबर नहीं होता है। तो कोई कहे सर 1 का तो रिलेशन हो रहा है, तो 1 की तो बात ही नहीं कर रहा ना बेटे, वो तो कह रहा है फॉर ऑल, सबकी बात कर रहा है, तो सबके लिए बात झूठ है। क्लियर हो गया? सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो कहते हैं a का b से रिलेशन है, तो क्या b का भी a से रिलेशन होगा? a का b से रिलेशन है तो क्या b का भी a से रिलेशन होगा? चेक करिए। 4 का 2 से रिलेशन होता है, ये वाला, हाँ होता है, क्योंकि 4 बराबर है 2 के स्क्वायर के, तो आप कहेंगे 4 का 2 से ये रिलेशन है। क्या 2 का 4 से ये रिलेशन होगा? नहीं, क्योंकि 2 बराबर नहीं होता 4 के स्क्वायर के। आ गई कि नहीं बात समझ में? तो ये बड़ी सीधी सी बात है। क्लियर है ना? देखते हैं यहाँ पर। तो दूसरी बात भी है फॉल्स। हमने कहा है a 9 ले लो, b 3 ले लो। 9 का रिलेशन 3 से है, क्योंकि 9 बराबर है 3 स्क्वायर के। पर क्या 3 का रिलेशन 9 से? जवाब है नहीं, क्योंकि 3 9 स्क्वायर के बराबर नहीं है। क्लियर हो गया? तो पहले वाले टाइप के रिलेशन को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर खुद से खुद का a का a से रिलेशन होता है तो उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर a का b से रिलेशन है और b का भी a से वही रिलेशन है, वही रिलेशन, तो हम कहते हैं सिमेट्रिक हो गया रिलेशन। ठीक है, तो अभी सिमेट्रिक नहीं है ये रिलेशन। अगला आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, कहते हैं इसको। डिटेल में 12th क्लास में क्वेश्चन में कहा है a का b से रिलेशन है और b का c से रिलेशन है, तो a का c से रिलेशन होगा क्या? बताइए सच है या झूठ? a का b से रिलेशन है, b का c से रिलेशन है, a का c से रिलेशन होगा, तो जवाब है नहीं होगा। कारण सुन लीजिएगा, फॉल्स है इसका भी आंसर। देखो 16 का 4 से रिलेशन है, क्योंकि 16 बराबर है 4 स्क्वायर के, तो a का b से हो गया रिलेशन। यहाँ पर a मैं कह रहा हूँ 16 को और b मैं कह रहा हूँ 4 को, तो a का b से रिलेशन है, क्योंकि 16 बराबर है 4 स्क्वायर के, a बराबर है b स्क्वायर के। फिर b का c से रिलेशन है, मैं b 4 को कह रहा हूँ और c 2 को कह रहा हूँ। b का c से रिलेशन है कि नहीं देखकर बताओ। 4 बराबर है 2 स्क्वायर के, ठीक है कि नहीं? तो क्या a का c से रिलेशन है, यानी 16 का क्या 2 से रिलेशन है? क्या 16 2 के स्क्वायर के बराबर है? नहीं, तो हम कहेंगे 16 का 2 से रिलेशन नहीं है। तो रिलेशन डिफाइन हुआ है, वेल डिफाइंड रूल है। एक एग्जाम्पल ले लें छोटा सा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा और समझ आएगा रिलेशन के बारे में थोड़ा सा और। सपोज कीजिए आपने ये डिफाइन किया कि जो भी मुझको मैथमेटिक्स में अपने असाइनमेंट समझाएगा, मुझे क्वेश्चंस समझाएगा, वो मेरा फ्रेंड होगा। आपने ऐसे फ्रेंडशिप डिफाइन कर ली। होता है ना, हर किसी का फ्रेंडशिप होने का, फ्रेंड बनाने का एक क्राइटेरिया होता है। यहाँ पे क्राइटेरिया ये है, आपने कहा कि कोई मुझे अपना मैथ्स का काम समझाएगा, क्वेश्चन समझाएगा, तो वो मेरा फ्रेंड होगा। क्लियर है? चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो अब देखो, आपने अपने एक दोस्त बनाया आपने, राइट? तो किस बेस पे बनाया? वो आपको न्यूमेरिकल्स समझाता था, तो आपने कहा ये इस क्राइटेरिया पे फिक्स है, यानी ये लेट्स से एक्स मेरा दोस्त है। समझ गए? अब एक दिन एक्स को ज़रूरत पड़ी कि उसको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, उसने आपसे पूछा, आप समझा दो। आपने मना कर दिया, आपने कहा नहीं मैं नहीं समझाऊंगा। तो आप बताइए, क्या आप उसके दोस्त हुए? तो देखो कितना आसान है, सिंपल दुनिया का क्वेश्चन अगर हम उठा लें तो आप उसके दोस्त नहीं हुए, क्योंकि उसने तो क्राइटेरिया फुलफिल किया पर आपने वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया, तो ये एक तरफा दोस्ती हो गई। तो हम ये कह सकते हैं दैट पर्सन एक्स इज रिलेटेड टू यू विद द रिलेशन ऑफ फ्रेंडशिप इस क्राइटेरिया में, बट आप उसके फ्रेंड नहीं हैं। समझ में आया? तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन तब होता है जब जो वो कर रहा है वही आप उसके लिए करते, तो रिलेशन सिमेट्रिक हो जाता। ठीक है जी। ऐसे ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में क्या है? ए बी से रिलेटेड है। मान लिया जाए इस बार नया रिलेशन लेते हैं, फ्रेंडशिप का रिलेशन है। ए बी से रिलेटेड है, ए बी का फ्रेंड है। बी सी से रिलेटेड है, बी किसी सी का फ्रेंड है। ठीक है जी। क्या ज़रूरी है कि ए सी का फ्रेंड हो? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, है ना? आप स्कूल में किसी के फ्रेंड हैं,
उसका कोई घर पे फ्रेंड है अपने। क्या ज़रूरी है कि आप उस सी के फ्रेंड हो? ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ऐसा होता है, मतलब आप रियल लाइफ में भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में तो 12th क्लास में आएगा, अभी टाइम है, 1 साल है पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है सेट ए है 1 2 3 4, सेट बी है 1 5 9 11 15 16 और फंक्शन बना है इस प्रकार की 1 5 से रिलेटेड है, 2 9 से रिलेटेड है, 3 1 से, 4 5 से और 2 11 से, ठीक है। बताइए ये रिलेशन है क्या? फर्स्ट और सेकंड कहता है बताइए ये फंक्शन है क्या, देख लेते हैं। ओके, तो ये रिलेशन तो है। क्यों रिलेशन है बेटा? रिलेशन की डेफिनेशन याद दिला देते हैं आपको। रिलेशन यानी कि सबसेट ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट रिलेशन होता है। अब ए क्रॉस बी करो, 1 1 1 5 1 9 1 11 1 15 1 16, फिर 2 1 2 5 2 9 एंड सो ऑन, है ना। क्या ये जो लिखा है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है? जी हाँ, पक्का पक्का है, क्योंकि ए क्रॉस बी में तो सारे ही पेयर आ गए और इसमें कुछ सिलेक्टेड पेयर्स हैं, तो हम कहेंगे हाँ जी एफ सबसेट है ए क्रॉस बी का। अगर एफ सबसेट है ए क्रॉस बी का तो गारंटी बात है कि एफ एक रिलेशन हुआ, ठीक है। क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फंक्शन होने के लिए इसमें स्पेशलिटी होनी चाहिए थी कि डोमेन का एक एलिमेंट रेंज के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होना चाहिए था। पर यहां पर आप देख सकते हैं जो डोमेन का 2 है, डोमेन का 2, ये वाला 2, वो रेंज में 9 से भी कनेक्टेड है, देख लीजिए 9 से कनेक्टेड है और 11 से भी कनेक्टेड है, तो एक ही एलिमेंट की दो इमेज हो गई, इसलिए फंक्शन की डेफिनेशन पे खरा नहीं उतरता, इसलिए ये सिर्फ एक रिलेशन है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, जल्दी जल्दी देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एफ बी द सबसेट ऑफ इंटीजर क्रॉस इंटीजर, यानी इंटीजर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का एफ सबसेट है ये एफ, ठीक है। और इसमें 2 एलिमेंट आते हैं, ये आपका डोमेन है, ये आपका रेंज है, जहां पर ए और बी इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन की डेफिनेशन अभी देखिए। फंक्शन की डेफिनेशन है कि यहाँ का एक एलिमेंट अगर यहाँ के एक ही एलिमेंट से जुड़ा है तो वो फंक्शन है, अगर एक से ज़्यादा से जुड़ा है तो फंक्शन नहीं है। तो अब मैं इसी को चेक करूंगा। मैंने कहा चलिए देखते हैं, ये वाला एलिमेंट मैंने एज्यूम कर लिया इक्वल है 12 के, यानी ए बी इक्वल है 12 के। तो ए और बी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? अभी यहाँ मैंने कुछ ही वैल्यूज लिखी है, वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। A1 B12 हो सकता है, तो 1 इंटू 12, ए बी है ना, ए इंटू बी इज 12, सो 1 इंटू 12 इज 12। A2 B6 हो सकता है, तो 2 6 ज़ा 12। A4 B3 हो सकता है, तो 4 3 ज़ा 12। और क्या क्या हो सकता था? और हो सकता था A-1 B-12 हो सकता है, A-2 B-6 हो सकता है, A-4 B-3 हो सकता है। मैंने लिखा नहीं, मैंने सोचा समझा देंगे, बच्चे खुद लिख लेंगे। तो इनका प्रोडक्ट भी 12 हो जाएगा, राइट। और A प्लस B क्या क्या होगा? 12 + 1 13, 2 + 6 8, 4 + 3 7। क्यों मैं निकाल रहा हूँ A प्लस B? क्योंकि जो हमारा Y है वो A प्लस B है, राइट। तो एक बार A B आपने ले ली वैल्यू, तो A प्लस B करके आपको Y भी मिल जाएगा। और ऐसे -1 -12 लेंगे तो सम हो सकता है -13, -8, है ना, -7। तो इससे क्या आपको पता लगा? आपको इससे ये पता लगा कि जो आपके डोमेन का 12 है, डोमेन में जो 12 है वो रेंज में 6 एलिमेंट से जुड़ रहा है। यहाँ पे 3 लिखा है, इसको करेक्ट कर लेना। 6 इमेजेस हैं, ठीक है। 3 है, 8 है, 7 है, -3 है, -8 है, -7, 6 इमेज है। हम तो कहते हैं इसकी एक ही इमेज होने पे ये फंक्शन होता है, पर ये 6 इमेज है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। और भी कोई एलिमेंट ले सकते थे, आप ले सकते थे। अगर आप 1 भी ले लेते, लेटस से आप 1 भी ले लेते, तो A और B क्या क्या हो सकते हैं? A1 B1, A-1 B-1, तो A प्लस B 2 और -A -B -2, तो 1 की भी 2 इमेज हो गई। वैसे तो एक से ही प्रूफ हो जाता है, पर और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये साबित होता है कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है जी, नॉट अ फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है। एक सेट है A 9 10 11 12 13 और फंक्शन है सेट A से नेचुरल नंबर की तरफ, बी डिफाइंड बाय Fn। और फंक्शन क्या है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, यानी जो भी आप नंबर यहाँ से लेंगे
उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टराइजेशन क्लास 10th में सीखा हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जैसे 9 का फैक्टर होता है 3 3 9, तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन हो गया 3। 10 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 × 5, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया 5। 11 का प्राइम फैक्टर खुद 11 ही हुआ, तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हो गया 11। ऐसे ठीक है बेटा, देखते देखो 9 का 3, क्यों मैंने बता दिया ना, 3 3 9 तो 3 रह गया। 10 का कौन 2 5 10, तो बड़ा वाला लेना, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 हो गया। 11 खुद प्राइम है तो 11 ही होगा। 12 होता है 3 × 2 स्क्वायर, तो हाईएस्ट प्राइम कौन हो गया 3। 3 4 12 में 4 मत लिख देना, 4 प्राइम नहीं है। 13 का प्राइम फैक्टर खुद 13 हो गया। तो पेयर क्या बने 9 3 10 5, 9 3 10 5 11 11 12 3 13 13, ये पेयर बन गए। डोमेन क्या हुई 9 10 11 12 13। रेंज क्या हुई 3 5 11 3 13। 3 दो बार नहीं लिखना ना, हो गया। तो ये आपका बेटा चैप्टर 2 एनसीईआरटी से तो ख़त्म कर दिया हमने। फिर आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे एक बार एनसीईआरटी का काम ख़त्म हो जाएगा तो, ठीक है।